शादी से रोका है तो किसी नाते से रोका है, और ये नाते यूं ही नहीं जुड़ जाते। मैं ये आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। आखिरी सांस ये एहसान नहीं है, मोहब्बत है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस। I love you, Deepa. I still love you. बहुत कहा था मैंने तेरे बाप को, वो काका बड़ा समझाया था मैंने उसको, लेकिन उसके दिमाग में तो खुदा जाने क्या भरा हुआ है। इसी दिन का मुझे खौफ था, मुझे पता था कि ये एक दिन जरूर आएगा, लेकिन उसके दिमाग में कोई बात ही नहीं आती थी। मैं तो यही समझता रहा चाचा, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ चाचा, कुछ भी नहीं। मुझ में भी वायरस आ गया है चाचा, मेरा भी सिस्टम डाउन हो गया। अच्छा अच्छा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चल अब आराम कर, सो जा मेरा पुत्र शाबा। अब सो जाओ आराम से, आंखें बंद कर लो, अपना बिस्तर और अपना घर समझ के। मैं नमाज पढ़ लूं, तुम सो जाओ आराम से। मुझसे नाराज हो बेटा? फिर कुछ नहीं। फरीदून से मोहब्बत खत्म हो गई तुम्हारी? नहीं हुई ना? मोहब्बत तो इंसान के अंदर की पथरीली जमीन को जरखेज बना देती है, जिस पर जो बीज गिरता है खिल उठता है। मोहब्बत इंसान को माँ की तरह बना देती है, जिस तरह अपने बच्चों से प्यार करने वाली माँ दूसरों के बच्चों को भी अपने आगोश में समेट लेती है। घोंसलों से गिरने वाले चिड़ियों के बच्चों के लिए भी अपनी उंगलियों को चिड़िया के परों से भी नर्म बना देती है ऐसी माँ। तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की घोंसले से गिरा हुआ चिड़िया का एक बच्चा है, जिसे अगर हमने इस वक्त खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया तो? आज फरीदून को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारी मोहब्बत ने उसे एक ऐसे ही माँ बना दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहब्बत में तुमसे एक कदम आगे निकल गया हो? मोहब्बत में एक का आगे निकल जाना और एक का पीछे रह जाना भी अच्छा नहीं होता। इस तरह मोहब्बत खुद बीच का एक फासला बन जाती है, और तुम्हारे उसके बीच तो पहले ही बहुत फासले हैं। झगड़ कर अलहदा होने से बेहतर नहीं कि किसी खूबसूरत मोड़ पर खुदा हाफिज कह दिया जाए। मोहब्बत करो, मोहब्बत से खेलो मत। मोहब्बत करोगी तो एक समंदर है,
पकड़कर खेलोगी तो ये एक आग है। मेरी बात हमेशा याद रखना। अब जाओ, जाकर कपड़े बदलो और आराम से सो जाओ। मैं भी ईशा की नमाज से लेट हो रही हूँ तुम लोगों के इस झगड़े की वजह से। जाओ। अल्लाह, मेरी बेटी का मन बहुत दुखी है, उसे तू संभाल। अल्लाह मदद कर। न रंग छुटे। I'm sorry. Please forgive me. I'm really, really sorry. यार कहाँ रह गए थे तुम? अब इस उम्र में इंतजार की मशक्कत तो ना करवा, कुछ रहम करो हमारे पर। क्या तुम्हारा मोबाइल फोन किसी काले ने छीन लिया है? जब फोन करो तो इनकार सुनने को मिलता है। क्या बात? आई ऑल राइट? तबीयत ठीक है तुम्हारी? फरीदुन, क्या बात? चुप क्यों? बोलो तो। फरीदुन, दीवा के पास से आ रहे हैं। यार मैं नहीं जानता था कि तुम इस तरह से रिएक्ट करोगे, लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करता। उसे बताना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं खुद जाकर उसे बता के आया। मुझे डर था कि तुम शायद इसको गलत समझ बैठो, लेकिन जो बात तुम्हारे लिए गैर अहम है वो उससे भी ज्यादा उसके लिए अहम हो सकती है। बेटा मुझे गलत मत समझना, मैंने उसे उस मोहब्बत के जज्बे से बताया है जो मुझे तुमसे और तुम्हें उससे। बेटा अपने ना समझ और खुद गर्ज बाप को माफ कर दो। बड़ा बेटा बनकर, मेरा बड़ा बेटा। तो फिर किसी की अमानत क्यों समझा डैडी? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों नहीं अपने जैसा बनाया? क्यों नहीं मुकम्मल तौर पर अपना बनाया? अब
अब मैं कहां जाऊं? टेल मी प्लीज डैडी, कहां पांव रखूं अपना? कौन हूं मैं? फ्रीदून? फर्डिनेंड? आपका अपना वतन तो पाकिस्तान है, जिस्म आपका अमेरिका में है, लेकिन रूह आज भी आपकी लाहौर की गलियों में सांस लेती है। डैडी, मैं अपनी रूह का क्या करूं, जिसके पास ना अपनी जमीन है ना आसमान? वतन मुझे भी दे दिया होता, वतन नहीं तो मजहब ही दे दिया होता। मैं बचपन से लेके आज तक चर्च नहीं गया क्योंकि आप नहीं चाहते थे। मैंने अपने सीने पे क्रॉस आज तक नहीं बनाया क्योंकि आप नहीं बनाते थे। आपने मुझसे अपना मजहब भी छुपाए रखा। डैडी, आज मैं अल्लाह को मुखातिब करता हूं तो वो मुझे अजनबी लगता है। जीसस क्राइस्ट को आवाज देता हूं तो वो भी मुझे अजनबी लगते हैं। आज डैडी, मैं दीवा के बगैर रह नहीं सकता। क्या मैं इसलिए मुसलमान हो जाऊं? मैं अमेरिकन हूं इसलिए क्रिश्चियन हो जाऊं? डैडी, क्या मजहब का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से होता है? आपने मेरे जिस्म को पाला पोसा, खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, मेरी जबान को अपनी जबान में बोलना सिखाया, लेकिन आपने मेरी रूह को यूं ही छोड़ दिया, लावारिस, यतीम, बेसबाब। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? मुझे भी फरीदून रजा, वल्द रजा हुसैन, वल्द मोहम्मद हुसैन, वल्द इजाज हुसैन क्यों नहीं बनाया डैडी? क्यों नहीं बनाया? फोन बंद क्यों कर दिया? किसे फोन कर रही थी? लो, मैं मिला दूं। उसका नंबर मालूम है? अच्छा, फिर दीपा से ले। नहीं, प्लीज। तो फिर? मैं दरअसल पाकिस्तान बात करना चाह रही थी। ओह, अच्छा, अम्मी अब्बा से बात करनी है? ये लो, मिलाओ। 011 मिलाओ, 92 और फिर सिटी कोड। आगे मैं जानती हूँ। अच्छा, हाँ, 92। ठीक है। घर को जाने वाले रास्ते का सिरा मिल जाए तो आदमी खुद ब खुद घर पहुंच जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, मैं शुमाइल बोल रही हूँ अमेरिका से। कौन बोल रहे हैं? हेलो, ये 5733-759 है ना? ये नासिर साहब का घर है ना? जी, किराए पर देकर कहीं चले गए? कहाँ? आप प्लीज मुझे उनका कोई फोन नंबर, कोई उनका पता प्लीज दे दें।
लेकिन लाहौर में कहां? आपको कुछ तो पता होगा। कुछ नहीं जानते। क्या हुआ शमाइल? क्या हुआ बेटा? हम लोग ठहरे हुए पानी की तरह होते हैं यंग मैन, जो पानी कम और फंगस की सख्त ज्यादा महसूस होता है, न पीने के काबिल न हाथ धोने के। कमल के फूल की तरह सीने पर तमगा सजाए दाद वसूल करता रहता है। उस दिन उस बच्ची को देखकर यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने एक छोटा सा कंकर समंदर में फेंक दिया हो। एक हलचल सी मच गई, दायरे बनते चले। लेकिन खैर ऐसा रोज रोज कहां होता है यंग मैन। अक्सर यूं समझो पानी पड़ा ही रहता है और हमारा गुजारा बस महज कमल के फूल पर ही होता है। बहरहाल तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास इतना इल्म नहीं है। ऐसे लोग कहां होते हैं सर जिनके पास इन सवालों का जवाब हो? लेकिन जरूरत ही क्या है इन सवालों के जवाबात में उलझने की। सर, एक सेहतमंद आदमी ये कभी सोच भी नहीं सकता सर कि उसे कैंसर या एड्स जैसी बीमारी हो सकती है, फिर अचानक अनएक्सपेक्टेडली वो बीमारी उसके जिस्म में घुस जाती है। उसकी सारी जिंदगी और सोच उस बीमारी के गिर्द रिवॉल्व करने लगती है। उसका दिल चाहता है कि सारी दुनिया उससे उसकी बीमारी डिस्कस करे। हर छोटे बड़े डॉक्टर को वो पुरुम्मीद होकर देखता है। हर मेडिसिन में वो शिफा ढूंढता है। आप ऐसे आदमी से पूछ सकते हैं कि वो इन सवालों में क्यों उलझा हुआ है। एनीवे, नोटिस तो डॉक्टर अनीस को पहुंच गया होगा और मुझे यकीन है एंड आई एम श्योर कि मेरी तरफ से मिलने वाला नोटिस देखकर ही उसने हथियार डाल दिए होंगे। दरअसल यंग मैन, हमारे यहाँ इस किस्म के शुरफा अपने मुल्क में तो कानून को खिलौना समझकर खेलते हैं और यहां पर ट्रैफिक सिग्नल पे जब लाल बत्ती आती है तो बड़े बड़े करोड़पति भी रुक जाते हैं। वॉक भी तब करते हैं जब वॉक का सिग्नल चलता है। बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर कि ये मामला बातचीत में ही खत्म हो जाएगा। मैं यहां कोई शिकायत करने के लिए नहीं आया। मैं एक दोस्त की हैसियत से आया हूं। मदद भी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन तुम ही मुझे बताओ रजा कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन में। क्या करना चाहिए मुझे? मैं तो खैर हमेशा से एक लुटा हुआ बर्बाद इंसान था ही। जहां अनगिनत जख्म अपने दिल पर सह लिए, वहां एक जख्म और सही। हालांकि
दिल भी चाहता है, मेरा दिल भी चाहता है कि मैं सारे जमाने के सामने धाड़े मार मार कर रोऊं, लेकिन नहीं, ऐसा कर नहीं सकता। मैं मर्द हूं ना, मर्द। एक बहुत बड़ा नाम वाला डॉक्टर भी हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ राजा कि मैं उस लड़की के मां बाप को क्या जवाब दूं जब वो फोन पर दोनों सिसक सिसक कर रोते हैं? तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका मुजरिम हूं, मैं, वो नहीं। उसका बूढ़ा बाप पिछले 1 हफ्ते से अस्पताल में पड़ा है। दे दूंगा मैं उससे तलाक दे दूंगा मैं उसे। यही चाहती है ना। काजमी जितना बड़ा वकील कर लिया है उसने। काजमी, मैं नहीं जानता, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि खाली हाथों से वो इतने बड़े वकील को कैसे अफोर्ड कर सकती है। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक शरीफ आदमी हूं रजा, एक शरीफ आदमी। और हम जैसे लोग अपने देश में भी और परदेश में भी कानून के साथ नहीं उलझते। बस एक बार मुझे उससे मिलवा दो, बस एक बार शुमाइल से मिलवा दो प्लीज। मुझे यकीन है कि मेरी खातिर ना सही, मेरे लिए ना सही, वो शायद अपने बीमार बाप पर रहम खा जाए, शायद वो मान जाए प्लीज। और अगर वो ना मानी ना, तो मैं उसको वही खड़े खड़े उसे तलाक दे दूंगा, मैं उसे वही तलाक दे दूंगा रजा। नहीं कर सकती हूँ मैं सब कुछ। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या ठीक हो जाएगा? और आपने उसे मेरे कपड़े भी पहनने को दे दिए। अरे आहिस्ता बोलो। सब कुछ तो दे चुकी हूँ उसे मैं। अब अपनी पर्सनल यूज की छोटी छोटी चीजें भी। दीपू, क्या हो गया तुम्हें? इन चीजों की इतनी अहमियत है? हमारी प्राइवेसी की तो अहमियत है ना मॉम। इंसान अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। तुम्हें क्या हो गया दीपू? तुम ऐसी तो नहीं थी। बस मैं ऐसी हूं। अरे आओ बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ बैठो, आ जाओ। बहुत रोई हो? अपने किसी जानने वाले, किसी रिलेटिव या किसी दोस्त को फोन करके पूछ लो, शायद उनको पता हो तुम्हारे पेरेंट्स लाहौर में कहाँ हैं। 1-2 जगह फोन किया था भी। फिर मुझे लगता है शायद सारा जमाना ही नाराज है मुझसे। मतलब वहाबाद से सवाल, तंज, पत्थर मेरे मुंतज़िर है। फोन पर भी वही मिले।
तरफ देखो। मैं जो यार तुम अपने आप को परेशान मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इंसान की जिंदगी में दुख सुख तो आते रहते हैं ना। वो तो ठीक है रजा, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूं यार। देखो तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारा काम तो जख्मों पर मरहम रखना है। अगर तुम ही थक गए। डॉक्टर गोश्त पोस्ट का इंसान नहीं होता क्या? होता होगा, लेकिन हम तो उसे सिर्फ मसीहा समझते हैं। मसीहाओं के साथ ये सलूक करते हो तुम लोग? देखो मिस, मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है। मैंने इसी वजह से तुम्हें भाभी का पता दिया है कि तुम जाकर उससे मिलो, आखिरी कोशिश करके देख लो। मैं खुद भी चला जाता, उसे समझाता, लेकिन अब मैं एक जवान बेटे का बाप हो गया हूं और हर उस जंग में लड़ने से पहले हथियार फेंक देता हूं जिसका ताल्लुक उसके जज्बात से हो। लेकिन वो तुम्हारा अपना बेटा तो नहीं है। अनीस, फिर ऐसा मत करना। देखो बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, लेकिन बच्चे के साथ जिंदगी सिर्फ इंसान शेयर करता है। आओ फरीदुन, माशाल्लाह तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। तुम्हारा ही तस्करा हो रहा था। हाय हाय। हेलो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ओके, टेक केयर। इसको बता दिया कि वो कहाँ है? वो कौन? मिसेस अनीस। यार फरीदू, देखो हमारे बड़े कहा करते थे कि बीवी शौहर की मिल्कियत होती है और उसे शौहर से छुपाना गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। लेकिन वो तो डाइवोर्स का नोटिस भेज चुकी है उसे। लेकिन फिलहाल तो तुम भी उसे मिसेस अनीस ही कह रहे हो। जी, फिलहाल तो मैं भी उसे मिसेस अनीस कहता हूं। डैडी, अगर मिसेस अनीस को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। यार, इंसान अपना नुकसान बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाता है, ये तो फिर भी पराया नुकसान। देखो यार फरीदुन, तुम में और मुझ में एक फर्क है। तुम ये चाहते हो कि इस बीबी को उसके जालिम शौहर से निजात मिल जाए, और मैं ये चाहता हूं कि बुरी भली सही लेकिन वो दोनों जिंदगी साथ गुजारें। उसमें उनका अपना भला हो या ना हो, लेकिन दूसरों का भला जरूर है। देखो, हमारी सोसाइटी में जिंदा रहने की यही शर्त है कि हम दूसरों के लिए जिंदा रहें। हम मजलूम को जालिम से निजात नहीं दिलाया करते, बल्कि मजलूम को जुल्म सहने का सलीका सिखाते हैं और जालिम को जुल्म करने का। क्या करेगा, ऐसे ही है हम लोग। यही हमारे बड़ों ने सिखाया है। डैडी, हम एक दूसरे से
इतने मुख्तलिफ क्यों हो गए? बेटा जवान हो जाए तो वो बाप से मुख्तलिफ इंसान निकलता है, बाप और भी पुराना हो जाता है। कितने मुख्तलिफ? यूं लगता है डैडी जैसे मैं और आप तो ऐसे अजनबी हैं जो किसी डूब जाने वाले जहाज से बच निकले हैं, एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। नहीं, हम जहाज डूब जाने के बाद सिर्फ इसलिए बच निकले हैं कि हम अपनी अपनी नहीं एक दूसरे की जिंदगी चाहते हैं। और ये अजनबी नहीं, अपने चाहते हैं, वो जो सिर्फ हमारे अपने। गए थे आप? मैं तो परेशान ही हो गई थी। मेले में खो गया था। बच्चा है आप? बच्चा ही समझ। तो फिर अब मैं आपका हाथ पकड़ के ही चलूंगी। चलिए।
यार फरीदुन, किन परेशानियों में घिरे हुए हो? देखो, जिन परेशानियों में तुम घिरे हुए हो ना, अमरीकी नौजवान तो उसको अहमियत ही नहीं देता। ये मजहब, वतन, जबान, कल्चर और ये मसलूम औरतें, ये तुम्हारा कब से मसला बन गई हैं? मैंने तो तुम्हें इन सब चीजों से दूर रख के पाला है। तुम अजनबियों की तरह दुख मत सहो, अपनों की तरह चीखो, चिल्लाओ। नहीं डैडी, मैं आपसे नाराज तो नहीं हूं। मैं तो हैरान हूं, हैरतज़दा हूं, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो पहली बार डिज्नी वर्ल्ड देखता है। उसको बिल्कुल यकीन नहीं आता कि ख्वाबों ख्यालों की दुनिया को टच भी किया जा सकता है। उसको बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो एक एक चीज को छू कर देखता है। अच्छा, ऐसा होता है वतन। अच्छा, इस चीज को मजहब कहते हैं और अल्लाह इतना करीब रहता है इंसान के कि उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। और डैडी, मैं हैरान हूं, रोबोट की तरह नजर आने वाला इंसान ऐसा होता है अंदर से, ऐसा होता है इवन के मैं और डैडी, ऐसी होती है मोहब्बत। मैंने तो लोगों को कपड़ों की तरह मोहब्बत पहनते, उतारते, फेंकते हुए देखा है। फिर ये सब क्या है डैडी? क्या ये मोहब्बत है? डैडी, दीवा का नाम लेते हुए मेरा दिल धड़कता है, लेकिन जब मैं सोचता हूं कि पता नहीं मिसेज अलीज कितनी परेशान होगी, क्या गुजर रही होगी उन पर, तो मुझे लगता है मेरा दिल बंद हो जाएगा डैडी। मैं अपनी हैरत पे बहुत परेशान हूं डैडी। मैं अपने इस दिल से थक गया हूं। ऐसा तो नहीं बोला था मैंने तुम्हें, ऐसा तो नहीं बोला। तू इतना बदल गया और मुझे पता भी नहीं चला। डैडी, मैं न्यूयॉर्क चला जाऊं अभी इसी वक्त? पता नहीं मुझे क्यों लगता है कुछ होने वाला है। मैं चला जाऊं न्यूयॉर्क। बेटा, इस वक्त तो कोई फ्लाइट भी नहीं मिलेगी। डैडी, मैं कार से चला जाऊंगा। मैं चला जाऊं प्लीज। चले जाओ, अल्लाह ने कृपा। थैंक यू डैडी। ये वक्त है नील फाइल करने का। कहा ना चुप रहो। परेशानियों में घिरे रहने का मतलब ये नहीं है कि इंसान खुद पे तवज्जो ही ना दे। खुद पे तवज्जो तो जिंदा लोग देते हैं। परेशान भी जिंदा लोग ही होते हैं, मुर्दों का परेशानी से क्या काम। यूं क्या देख रही हो? वैसे ही तुम्हारा हंसना अच्छा लगा। जब से मैं यहाँ आई हूं मैंने तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा। अच्छा,
मेरी वजह से बहुत परेशान होना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चला नेल पॉलिश था मुझे। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। कौन सा सवाल? मेरी वजह से परेशान होना, इसे परेशान कहते हैं? फिर कुछ नहीं। देखो दीपा, जो तुम समझ रही हो ऐसा नहीं है। वो भी तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है दीपा। दिल में छुपे हुए दुख को दोस्ती की बुनियाद मत बनाओ। इस तरह तो दोस्ती खुद एक जख्म बन जाएगी। हमारी दोस्ती की वजह सिर्फ दुख ही तो है, वरना मैं और तुम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। कुछ आंसू तुम्हारी आंखों से मैं पोंछना चाहती हूँ और कुछ आंसू मेरी आंखों से तुम। बस यही दोस्ती है हमारी। हाँ, लेकिन जो दुख तुम अपने दिल में छुपाए हुए हो वो महज तुम्हारी गलतफहमी है। मैं और फरीद इस वक्त कौन आ गया? मीना उठ जाए। Who is it? दरवाजा खोलिए प्लीज। मुझे मिस्टर रजा ने भेजा है वर्जीनिया से।